Hello, Onyx sir. Hello, Dina Fishing and others. If you have any question, please ask me. If you have any question, and we are just going to start our session. नमस्ते सर. Namaste. Namaste. Okay, so I hope you all are okay. So, Yes sir. तो हमारा सेशन शुरू करते हैं धीरे धीरे. एंड आज का सेशन है इंफॉर्मेशन ओवरलोडेड. हमारा टॉपिक है. Voice is little slow. Am I audible right now? You are audible, but it is little slow. I think the volume. I don't know. Okay, I don't know why. Okay, today we are talking about the information overloaded. इंफॉर्मेशन ओवरलोडिंग का मतलब क्या होता है? कोई बताइए. एनीवन प्लीज ट्राई. सभी चीजों को बहुत जानना, हर एक चीज में लाइक यू नो इंटरफियरेंस भी क्या है. Everything like you know they want to know too much about something. ओके, सो इज इट गुड और बैड? In a way, it can be good, but not too much. Everything too much is always bad. ओके. It gives a lot of anxiety, stress. ओके, राइट. हेलो सपना मैम. गुड Hello, इवनिंग. sir. How are you? एब्सोल्युटली फिट एंड फाइन. ओके, सो इंफॉर्मेशन ओवरलोडिंग का मतलब एक्चुअली आप हमारे प्रेजेंट स्टेटस के ऊपर, प्रेजेंट मेंटल स्टेटस, इसके ऊपर थोड़ा अगर हम ध्यान देंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि बेसिकली ये जो इंफॉर्मेशन हमारे हम गैदर करते हैं, ये हम गैदर नहीं कर रहे, दूसरे लोग गैदर करवा रहा है हम लोगों को. ठीक है, दैट्स द मेन इशू. आवर टुडेज टॉपिक इज ओनली फॉर दैट रीजन. ठीक है, एंड ऑब्वियसली आई मस्ट लेट यू नो. हेलो, हेलो समृद्धि मैम, गुड इवनिंग. सो हाँ, मेरा आवाज ठीक ठाक आ रहा है अभी, क्या स्लो आ रहा है? नहीं, अभी ठीक आ रहा है सर. ओके, अच्छा. तो हमें देखना पड़ेगा कि हमारे जो मेंटल स्टेटस है वी आर कॉन्स्टेंटली गेटिंग यूज्ड. कैसे यूज हो रहा है? जैसे फॉर एग्जांपल, अभी आप देखिए सोशल मीडिया में मैं कुछ ढूंढने के लिए जा रहा हूँ, अचानक सामने एक और वीडियो आ गया, कोई ऐड आ गया, वो हम देखने शुरू हो गए. द एड कैन बी वेरी इंटरेस्टिंग, लेकिन मेरा तो वो एड देखने का मोटो नहीं था, टारगेट तो नहीं था. मैं कुछ अलग से चीज ढूंढने जा रहा था, किसी और को, कोई फ्रेंड को ढूंढने जा रहा था. इजंट इट? तो ये जो जबरदस्ती हमारे मन में एड स्टोरिंग हो रहा है, या कोई एड हो या कोई इंफॉर्मेशन हो स्टोर हो रहा है, वो सबसे ज्यादा हम लोगों को डिस्टर्ब क्रिएट करता है. किस तरीके से करता है? सोशल मीडिया कहो या मोबाइल कहो या यूट्यूब कहो, कोई भी जगह पे, फेसबुक हो या कोई भी जगह पे. सो विलिंगली या अनविलिंगली वी आर कॉन्स्टेंटली गेटिंग यूज्ड एक्चुअली. ठीक है. सो जैसे आप एक नॉर्मल सिंपल सी बात सोचो, आप भी तो हो, आप भी तो हो. मेरा ही, मैंने जो ऐड डाला है अपने ग्रुप में, वही देख के आपको ऐसा लगा कुछ ना कुछ हम समझने वाले हैं, इसलिए आप वेबिनार अटेंड करने आए हो आप सब. तो यू आर गेटिंग यूज्ड बाय मी, इजंट इट? तो सिमिलर वे कोई भी चीज, कोई हम लोग बहुत इजीली
दूसरों के द्वारा यूज्ड होते जा रहे हैं एंड वी आर गेटिंग इन्फ्लुएंस्ड। ठीक है, तो कोई कुछ चीज अच्छा होता है, कुछ बुरा भी होता है। ठीक है, सो इस तरीका से हमारे ब्रेन ओवरलोडेड होते जा रहे हैं कॉन्स्टेंटली, isn't it? And unnecessary stress comes, that's the reason, unnecessary। and हमारा जो थिंकिंग है वो लैक ऑफ सॉल्यूशन ओरिएंटेड थिंकिंग होते जा रहे हैं, लैक ऑफ सॉल्यूशन ओरिएंटेड थिंकिंग। क्योंकि हम लोग कोई भी प्रॉब्लम आते हैं तो हम लोग सॉल्यूशन के ऊपर ना ध्यान देके ओनली उस प्रॉब्लम के ऊपर ज्यादा ध्यान देते रहते हैं। दैट इज क्रिएटिंग लॉट ऑफ इश्यूज इन प्रेजेंट लाइफ। ठीक है, and obviously I must say we are constantly every day we are gathering lot of information and हमारे जो ब्रेन है इस ब्रेन में बहुत सारे साइनेप्स बनते जाते एंड काउंटलेस, वी कांट इवन काउंट इट आउट। ओके, एंड इसी इंफॉर्मेशन धीरे धीरे हम लोग स्टोर तो करते हैं लेकिन इसको हम यूज नहीं कर पाते हैं। ठीक है, एक नॉर्मल छोटी सी बात देखो, लास्ट 2-3 वेबिनार पहले जब मैं कोई टॉपिक के ऊपर वेबिनार करता था, मैंने करीब 20 to 30 पॉइंट्स बोला है। तो आप में से 80% 20% वो चीज यूज किया है एंड 80% स्टोर करके रख दिया, कोई बुक में हो या कहीं जगह पे ब्रेन में या कहीं, लेकिन यूज नहीं किया है ना। तो प्रॉब्लम यहीं पर है कि हम लोग यूज ठीक तरीके से यूज नहीं करते हैं। अंडरस्टूड ऑल? Yes, sir. यस। हेलो श्रेयसी, गुड इवनिंग। हेलो हेतल मैम, गुड इवनिंग। Good evening, sir. यस Good evening, sir, and good evening, all. यस, गुड इवनिंग कुसुम मैम। Good evening, sir. यस, हेलो अनिरुद्ध सर। अच्छा, तो अभी हम जो ये बात कर रहे थे, ये इंफॉर्मेशन जो ओवरलोड हो रहा है एंड हम वो यूज नहीं कर रहे हैं, एंड यूज नहीं करेंगे तो क्या होगा, अल्टीमेटली वो स्टोर होता जाएगा एंड वन टाइम आएगा वो डिलीट हो जाएगा। एंड जितना टाइम रहेगा वो स्ट्रेस क्रिएट करेगा, अननेसेसरी स्ट्रेस क्रिएट करेगा। कैसे करेगा वो मैं अभी बता रहा हूं आपको। ठीक है, तो हम लोग यूज, Sir, impulsivity. हाँ हाँ, राइट राइट। Impulsivity. सो अभी हम देखिए, ये जो ये इंफॉर्मेशन जिस तरीके से डिस्टर्ब करता है हम लोगों को, हम लोग कोई ऐसा करो कि कोई हम नोवेल ज्यादा नहीं लिखते थे, लेकिन पिछले टाइम में बहुत लोग कुछ ना कुछ लिखता था। सब लोग लिटरेचर नहीं लिखते थे या सब लोग बहुत बड़ा कुछ ज्यादा बड़ा कुछ नहीं था, लेकिन कुछ ना कुछ लिखते थे एटलीस्ट। लेकिन अभी हम ज्यादा नहीं लिखते हैं, बहुत ज्यादा जरूरत पड़ते हैं तो हम कभी कभी कुछ ना कुछ लिखते हैं, isn't it? So that's the reason our creativity is getting damaged. Our creativity is getting damaged. We are constantly just securing only or storing only the information. ठीक है, हम लोग बस इंफॉर्मेशन लेते जाते हैं। सो अभी हम देखेंगे ये इंफॉर्मेशन हम क्यों लेते हैं। दैट इज अ वेरी बिग क्वेश्चन। इंफॉर्मेशन हम लोग क्यों लेते हैं? ओनली वन रीजन। अब देखो, कोई भी चीज हम बस फेसबुक में ब्राउजिंग कर रहे हैं एंड अचानक जो चीज हमें मतलब मेरा टारगेट नहीं था वो मेरे सामने आ गया, एंड हो सकता है दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग, तो मेरे आंखों में आ गया एंड मैं वो चीज देखना शुरू कर दिया। ठीक है, ऐसा क्यों? इसके पीछे लॉजिक क्या है? इट्स वन टाइप्स ऑफ इनसिक्योरिटी, इजंट इट? हमारे ब्रेन का, हमें ऐसा लगता है कि बाद में ये चीज ना मिलेगा हमें ये देखने के लिए। ठीक है, तो हम अपने लाइफ को बहुत ज्यादा इनसिक्योर फील करना शुरू कर देते हैं, isn't it? So we believe we have very limited time. ठीक है, we have very limited time, we believe. तो मेरे आंखों के सामने जो भी आएगा we have to grab it, एंड यही इंफॉर्मेशन हम लोग गैदर करते रहेंगे। इस तरीके से हम चाहते हैं हमेशा, isn't it? तो अभी हम देखेंगे ये इंफॉर्मेशन क्या होता है। ये इंफॉर्मेशन और डेटा
क्या होता है, जनरली 3 तरह का इंफॉर्मेशन होता है। एक होता है पॉजिटिव इंफॉर्मेशन, जो हम लोग चाहते हैं, जो हम लोग गैदर करने चाहते हैं। आप कुछ पॉजिटिव चीज सीखने के लिए मेरे वेबिनार पे आते हो, तो ऑब्वियसली ये पॉजिटिव इंफॉर्मेशन है। एंड कुछ नेगेटिव इंफॉर्मेशन है, आप रास्ते में जा रहे थे, किसी ने आपको गाली दे दिया, एंड वो भी तो स्टोर होके रह गया ना आपके माइंड में, एंड दैट इज नेगेटिव इंफॉर्मेशन। लेकिन एक चीज और है, दैट इज इनवैलिड इंफॉर्मेशन, दैट इज इनवैलिड इंफॉर्मेशन। एंड हम लोगों का मेनली बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड रहते हैं उस इनवैलिड इंफॉर्मेशन के ऊपर। ठीक है, जैसे आप देख सकते हो, आप किसी बस में हो एंड दोनों, एक लड़का एक लड़की बात कर रहा है या कुछ ना कुछ टॉपिक के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं, तो ये आपका कोई जरूरत नहीं है, लेकिन वो आप सुन रहे हो या कुछ काम कर रहे हो, आपके सुनाई दे रहा है, एंड यू आर टेकिंग इट, isn't it? So that is irrelevant। हो सकता है that is very important, हो सकता है that is very very important, but ये important चीज अलग है, relevant चीज अलग है। That is not really relevant information for that time, isn't it? तो हमें क्या करना है, हम लोग बहुत ज्यादा irrelevant information कलेक्ट करते रहते हैं, isn't it? ठीक है, तो हम लोगों का प्रॉब्लम यहीं पे है कि हम लोग ये जबरदस्ती जो इरिलेवेंट इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। तो मैंने क्या कहा, 3 तरह का इंफॉर्मेशन होता है, एक है पॉजिटिव, दूसरा है नेगेटिव, एक होता है इरिलेवेंट इंफॉर्मेशन। लेकिन अगर आप सही दिमाग से सोचोगे, हमें क्या करना है, इस तीनों इंफॉर्मेशन से ही ऊपर जाना है हम लोगों को। मतलब अगर आप अच्छी तरीके से सोचोगे कि पॉजिटिव इंफॉर्मेशन भी हम लोगों को स्ट्रेस क्रिएट कर सकता है अगर जरूरत ना पड़े तो। ठीक है, मुझे अगर बुखार हुआ है एंड मैं कुछ जानने के लिए डॉक्टर के पास गया हूं प्रिस्क्रिप्शन लेने के लिए, एंड डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब कर लिया, ठीक है, एंड मुझे पैरासीटामोल दे दिया या कोई एंटीबायोटिक दे दिया या जो भी हो, एंड उसके बाद मैंने वो 5 डेज का एक कोर्स कर लिया एंड मेरा बुखार ठीक हो गया। लेकिन उसके बाद फिर भी अगर वो प्रिस्क्रिप्शन बार बार याद आ रहा है, मैं किस तरीके से बुखार में हो गया या किस तरीके से वो इंफॉर्मेशन लेने के लिए कहाँ गया, डॉक्टर के पास, क्या कौन से आदमी था, क्या क्या लाइन था, ये सब अगर हम जानने के लिए फिर से याद करेंगे तो हम लोग स्ट्रेस हो जाएंगे। ठीक है, ये जरूरत नहीं है, दैट इज इररिलेवेंट। बट पहले ये पॉजिटिव ही था ये इंफॉर्मेशन, इजंट इट? क्योंकि वही मुझे ठीक करने जा रहा था उसी प्रिस्क्रिप्शन ने। ठीक है, तो इसी तरीके से बहुत कुछ रहता है जो हम लोग समझते हैं कि पॉजिटिव है, लेकिन ऐसे पॉजिटिव नहीं होता है। यहाँ पे मैं 3 एग्जाम्पल जरूर दूंगा, 3 एग्जाम्पल हम सब मैं जरूर दूंगा। जस्ट फॉर एग्जाम्पल 3 आप देखिए, 3 डकैत जो होता है ना, बैंडिट, लुटेरा, 3 लुटेरा। तो 3 लुटेरा था, एक फॉरेस्ट में आप गए एंड ऐसा हुआ कि एक राजा एक फॉरेस्ट में गया, तो एक लुटेरा उसको टोटल सब कुछ लूट लिया, उसके पास जो भी था, एंड वो बोला कि मैं इसको मार दूंगा क्योंकि ये राजा है, जाएगा फिर से प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, हम लोग उसको मार देते। दूसरे जो लुटेरा है वो क्या कहता है, वो कहेगा कि नहीं नहीं इसको छोड़ देते हैं, लेकिन इसके पास जो जो कुछ है वो सब ले लेंगे हमें। एंड तीसरा एक और है जो कहता है ठीक है उसके पास जो है हम ले लेते हैं, लेकिन वो भी तो जीने का इच्छा है रखता है, तो उसको हम थोड़ा रास्ता दिखा देते हैं कहाँ से वो राजमहल तक जा सकता है। तो उसको वो राजमहल तक कुछ दूर से छोड़ के आ गया, लेकिन तीनों ही तो लुटेरा ही है ना। तो जो भी ये पॉजिटिव, नेगेटिव एंड इरिलेवेंट, ये तीनों ही आखिर में डिस्टर्ब क्रिएट करता है, एंड तीनों का ही जरूरत है उस टाइम तक जब तक आपको उसका जरूरत होता है, जब आप वो यूज करेंगे हम लोग। इज इट ओके? तो अभी हम देखेंगे कि वी आर कॉन्स्टेंटली इरिलेवेंट इंफॉर्मेशन हम लोग गैदर करते रहते हैं, एंड वही इंफॉर्मेशन अननेसेसरी हमारे दिमाग को
कोई सबकॉन्शियस माइंड में, कभी प्रीकॉन्शियस माइंड में, या सॉरी अनकॉन्शियस माइंड में, और कुछ कुछ कॉन्शियस माइंड में रह जाते हैं। उसी के ऊपर डिपेंड करके हम लोग कुछ ना कुछ काम करते हैं। इज इट क्लियर? तो अभी हम थोड़ा नेगेटिव इंफॉर्मेशन की बात करते हैं। नेगेटिव इंफॉर्मेशन किस तरीके से हमें हमारे लाइफ पर डिस्टर्ब क्रिएट करता है। एनीथिंग विच इज नेगेटिव, एनीथिंग विच इज नेगेटिव। एक छोटा बच्चा, आप देख सकते हो, एक क्लास 1 की एक लड़की जिसका कहीं पर रेप्ट हुआ था, ठीक है, चाइल्ड अब्यूज्ड हुआ था, एंड वो बच्चा बहुत एक्सट्रोवर्ट था, एंड उसके साथ ये होने के बाद वो टोटल इंट्रोवर्ट बन गया, ठीक है। अब देखो, ये क्लास 1 में रहती है वो बच्चा, एंड क्लास 1 में वो उसको कुछ भी नहीं पता, कोई इंटरेस्ट नहीं है कुछ कामों में, वो बस खेलने कूदने में ही इंटरेस्ट है उसको, ठीक है। तो उसके साथ जब ऐसा हुआ, वो तो एक्सट्रोवर्ट ही था, लेकिन अभी उसका उम्र हो गया 20 इयर्स, अभी भी वो इंट्रोवर्ट है, एंड उसको पता ही नहीं क्या हुआ था उसके साथ, क्योंकि क्लास 1 में था। तो कहाँ गया उसका ओरिजिनल कैरेक्टर, कहाँ गया? देखिए, ये नेगेटिव इंफॉर्मेशन स्टोर हो गया उसके अनकॉन्शियस माइंड में, एंड वही अनकॉन्शियस माइंड उसका कैरेक्टर ही बदल दिया पूरी जिंदगी भर के लिए। Isn't it? तो अभी आप देख सकते हो कि ये इंफॉर्मेशन, जैसे हम लोग हैंडराइटिंग के साथ अगर हम मैच करते हैं, जिन लोगों का लेफ्ट मार्जिन नैरो है, बहुत ज्यादा नैरो होता है जिन लोगों का लेफ्ट मार्जिन, ठीक है, इन लोगों को इस तरह का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा रहता है। कुछ ना कुछ पास्ट रिलेटेड इशू या पास्ट जो हो सकता है उसको पता ही नहीं है, ठीक है, हो सकता है उसको पता ही नहीं है, और हो सकता है उसको पता है, एंड उसके कैरेक्टर के ऊपर इन्फ्लुएंस क्रिएट कर रहा है। इज इट क्लियर? मैं थोड़ा जो नया है उसको दिखा दूं। लेफ्ट मार्जिन नैरो होने का मतलब होता है ऐसा, थोड़ा देख लीजिए। Suppose this is your page and I am writing from here. So अगर आप ये लेफ्ट साइड को ज्वाइन करोगे इस तरीके से, ये आ गया हम लोगों का लेफ्ट मार्जिन। तो अगर आपको एक स्केल से अगर आप मेजरमेंट करोगे, सो सपोज दिस इज योर 1 इंची ये स्टैंडर्ड, ठीक है। तो 1 इंची से लेफ्ट साइड में अगर किसी का, सॉरी 1 इंची एंड इसके बीच आता है हाफ इंची, ठीक है। तो ये हाफ इंची से भी अगर किसी का लेफ्ट मार्जिन यहाँ पे आ गया, ठीक है, तो इसको हम कहते हैं नैरो लेफ्ट मार्जिन। कोई कोई तो ऐसे भी लिखता है कि पेज में कोई मार्जिन ही नहीं देता है, ठीक है। तो इन सब जगह पे बहुत फास्ट रिलेटेड इश्यू रहता है, एंड हो सकता है उसको भी पता नहीं, लेकिन उसके अनकॉन्शियस माइंड को टोटल डैमेज करके चला गया या चेंज करके चला गया कोई नेगेटिव डायरेक्शन में, हो सकता है उसको पता ही नहीं है। अंडरस्टूड ऑल? इसलिए हम लोग इस तरीके से भी देख सकते हैं कि कोई कोई होता है कि इसी लेफ्ट मार्जिन से देख सकते हैं कोई जिसका जन्म भी नहीं हुआ है, जब वो अपने मदर के पेट में थे तब उसके ड्यूरिंग प्रेगनेंसी उसके माँ के साथ कोई बुरा सलूक हुआ है या कुछ प्रॉब्लम हुआ है लास्ट टाइम ऑफ प्रेगनेंसी, लास्ट 3-4 महीने में, तो वो भी रिकॉर्डेड हो जाते हैं उसके हैंडराइटिंग में, वो भी हम देख सकते हैं अगर हम कोशिश करेंगे तो। अंडरस्टूड? सो जिन लोगों को बर्थ ट्रॉमा रहता है, कुछ ट्रॉमाटाइज पास्ट, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। इज इट क्लियर टू ऑल? अच्छा, सो अभी हम देखेंगे, हम लोग ना ये पास्ट रिलेटेड इशू बार बार भूलने की भी कोशिश करते हैं, एंड जितना हम सप्रेस करने की कोशिश करते हैं, कोई कोई कर सकता है सप्रेस, लेकिन हम लोगों को पता नहीं चलता, वो ऑटोमेटिक फिर से आ जाते हैं कभी कभी। एंड कब आते हैं?
जब हम लोगों का मन बहुत ज्यादा वीक हो जाते हैं, हम लोगों का मन बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड हो जाते हैं, तब मुझे वो प्रॉब्लम याद आ गया। मैं और नॉर्मली बहुत फिट हूँ, सबसे बात कर रहा हूँ, लेकिन जब मैं प्रॉब्लम में गिर जाऊंगा तब उस प्रॉब्लम याद आ जाएगा मुझे कि मेरे साथ पहले भी ऐसा हुआ है, तो मेरे साथ हमेशा ऐसा ही होते रहते सो आई एम गेटिंग स्ट्रेस्ड। अंडरस्टूड? ओके, नेक्स्ट। कभी कभी मैं दिखा देता हूँ 100 यहाँ से। अगर कोई इस तरीके से भी लिखता है, देखिए ऐसे, ये जो एक्स्ट्रा स्ट्रोक आ गया गया ऐसे जो लिखता है, ठीक है, दिस इज कॉल्ड स्टार्टिंग स्ट्रोक। इस तरीका से जो लिखता है, ठीक है, तो ये भी बहुत तरह का गुस्सा, बहुत तरह का नेगेटिव इम्पैक्ट, नेगेटिव चीज कैरी कर रहा है, ठीक है। एंड ये स्टार्ट, कोई भी चीज रिपीट करना पसंद करेगा, रेफरेंस डाल के बात करना पसंद करता है, क्योंकि ये डिस्टर्ब कर रहा है उसके पास्ट लाइफ, उसको डिस्टर्ब क्रिएट कर रहा है, ठीक है। एंड ये पास्ट लाइफ मतलब ऐसा नहीं कि कोई बहुत बड़ा ह्यूमिलिएशन या बहुत बड़ा प्रॉब्लम, ऐसी बात नहीं है। छोटा छोटा पास्ट के चीज जो बार बार उसको याद आता है, एंड उसके अनकॉन्शियस माइंड को याद आता है, एंड उसको डिस्टर्ब क्रिएट करता है। अंडरस्टूड? एंड बहुत लोगों को तो ऐसा भी रहता है, जैसे कोई इस तरीके से लिखता है, ऐसे देखिए, ये बेस लाइन से नीचे चला गया, हैव यू नोटिस्ड? बेस लाइन से अगर नीचे, मतलब बहुत बड़ा स्टार्टिंग स्ट्रोक देके शुरू करते हैं, दैट इज नॉट, बिल्कुल अच्छा नहीं है ये, दैट इज नॉट गुड एट ऑल, ठीक है। कभी कभी अगर आप रिसर्च में देखोगे तो ऐसा भी देखा गया कि इन लोगों को कैंसर होने का चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं अगर कोई लॉन्ग टर्म ऐसा स्टार्टिंग स्ट्रोक देता है। ये बेस लाइन से नीचे से शुरू करता है, ठीक है, क्योंकि इन लोगों में ना, ये जो पास्ट इशू हमेशा इरिटेशन बन के उसके दिमाग में रह जाते हैं, इरिटेशन, ठीक है। एंड ग्रीवेंजफुल एंगर ऐसे बन के उसके दिमाग में रह जाते हैं। अंडरस्टूड? ये पास्ट, Resentfulness also. हाँ हाँ, रिसेंटफुल एक्टिविटीज। सो ये रिसेंटफुल जो एटीट्यूड आप देख रहे हो यहाँ पे, ये प्रोलॉन्ग टाइम अगर चलता रहेगा, वही कैंसरस सेल क्रिएट कर सकता है, ठीक है, एबनॉर्मल ग्रोथ कर सकते हैं हमारे सेल को, ठीक है। दैट इज नॉट गुड एट ऑल। अंडरस्टूड ऑल? तो ये पास्ट इंफॉर्मेशन की वजह से ही ऐसा होता है। अच्छा, नेक्स्ट ऑब्वियसली मैं कहूंगा एक और चीज जो बार बार डिस्टर्ब क्रिएट करता है, दैट इज एंगर। तो वो आप इधर से देख सकते हो, बहुत सारे लोग ऐसे लिखते हैं, ये इसको कहते हैं टेम्पर स्ट्रोक, इसको कहते हैं टेम्पर स्ट्रोक। Spelling? टेम्पर, हॉट टेम्पर, Temper. हाँ, Tempering state. हाँ. यस, हॉट टेम्पर, शॉर्ट टेम्पर कहते हैं ना। ठीक है, तो इन सब जगह पे वो जो मैंने पहले से कहा कि ये नेगेटिव इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा स्टोर हो चुका है उसके दिमाग में, नेगेटिव इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा स्टोर हो जाएगा, तो वो ये एंगर बन के एंगर में ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। अंडरस्टूड? एंगर में ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है ये नेगेटिव इंफॉर्मेशन हम लोगों के दिमाग में, दैट इज नॉट गुड एट ऑल। तो यहाँ पे कॉर्टिसोल नाम का जो हार्मोन रहता है हमारे बॉडी पर, कॉर्टिसोल हार्मोन का इम्बैलेंस बहुत ज्यादा होता है यहाँ पे। अंडरस्टूड ऑल? इस तरीके से जो लिखता है
एंड हाईली एग्रेसिव नेचर भी बन जाते हैं। गुस्सा तो बहुत ज्यादा ही आता है इन लोगों को। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट। हम देखते हैं कभी कभी कि हर जगह पे ये बहुत बड़ा बड़ा लूप देते हैं। ठीक है, तो ये अपर वाला पोर्शन में भी बहुत बड़ा लूप, लोअर वाला पोर्शन में भी बहुत बड़ा लूप। ठीक है, अगर दैट मीन्स बेलून की जैसा अगर जो जो लिखता है, सपोज कोई ऐसे लिख रहा है, ठीक है, ऐसे लिखता है। अभी तो प्रेजेंट सिनेरियो में ये बेलून लूप इज वेरी कॉमन, एटलीस्ट लोअर जोन में तो बेलून लूप इज वेरी वेरी कॉमन। अगर आप कोई स्कूल में जाओगे तो वेरी कॉमन, प्रेजेंट जो बच्चा रहता है इन सब बच्चों में आप देख सकते हो, क्योंकि ये अच्छी बात नहीं है, दिस इज नॉट अ गुड साइन फॉर आवर फ्यूचर। ठीक है, सो इन सब जगह पे बहुत सारे एक्सपेक्टेशन बढ़ जाते हैं, एंड जितना एक्सपेक्टेशन बढ़ जाएगा हम सब में, जितना ज्यादा एक्सपेक्टेशन बढ़ जाएगा हम सब में, उतना ही डे ड्रीमिंग करना हम शुरू कर देते हैं। अंडरस्टूड? डे ड्रीमिंग नेचर हम लोगों में आ जाते हैं, एंड नेगेटिव नॉलेज आना शुरू हो जाएगा। एंड नॉट ओनली नेगेटिव नॉलेज, इरेलीवेंट नॉलेज, इरेलीवेंट नॉलेज आना भी शुरू हो जाएगा वहां पे, इरेलीवेंट इंफॉर्मेशन आना भी शुरू हो जाएगा। एंड अगर देखिए कोई अगर एटलीस्ट लेटर एल एंड लेटर एच में अगर इस तरीके से लूप देता है तो दैट इज एक्सेप्टेबल। ठीक है, लेकिन एटलीस्ट लेटर डी में इस तरीके से लूप देना अच्छा नहीं है, एंड लेटर टी में, लेटर डी एंड लेटर टी दोनों जगह पे इस तरीका का लूप दे देता है तो बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है हमारे लाइफ पर। इज इट क्लियर टू ऑल? Sir, one question. श्योर। Sir, if these loops like G loop, you said, bigger G loops, are there only in signature, not in handwriting, not seen in handwriting, but only in signature, or even resentment stroke, if only in signature, then how we will like analyze it? ऑब्वियसली दिस इज नॉट गुड, दिस इज नॉट गुड एट ऑल। ठीक है, सिग्नेचर के कौन से पार्ट में है वो ऑब्वियसली मैटर करेगा, लेकिन बेलून लूप कहीं पर भी डिस्टर्ब क्रिएट करता है। एंड जिस सिग्नेचर का बहुत सारे पार्ट होता है छोटा छोटा करके, तो जिस पार्ट में ऐसा होगा, ऐसा बेलून लूप होगा, उस पार्ट में डिस्टर्ब क्रिएट करेगा। अंडरस्टूड? Okay, okay, fine. एंड वो जो आपने रिसेंटमेंट का जो वो स्टार्टिंग स्ट्रोक वाला वो कहा, कोई, अब देखिए मैं एक चीज बता देता हूँ, किसी का नाम अगर एस से शुरू होता है, एस, सपोज आपका नाम है सपना, तो सपना का एस मैं अगर इस तरीके से साइन करता हूँ, ठीक है, तो ये जो नीचे से शुरू होता है, तो ये जिसका नाम सपना इस तरीके से एस लिखेगा तो लाइफ में बहुत सारा प्रॉब्लम आएगा, बहुत प्रॉब्लम। अंडरस्टूड? एंड सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो रिलेशनशिप इशू कभी खत्म नहीं होता है इन जगह पे। रिलेशनशिप में कभी हैप्पी नहीं रह सकता जनरली, बहुत तरह का प्रॉब्लम आता है इन सब जगह पे। अगर और भी ज्यादा प्रॉब्लम आएगा वो सपना अगर एक हाउसवाइफ रहेगा तो, अगर वो सपना कोई अच्छा काम कर रहा है, फाइनेंशियल अर्निंग कर रहा है, सो दैट कैन बी एक्सेप्टेबल, दैट कैन बी एक्सेप्टेबल। बट वो अगर कोई हाउसवाइफ रहेगा सो बहुत तरह का प्रॉब्लम आएगा, बहुत सारा प्रॉब्लम आएगा। अंडरस्टूड ऑल? सर अगर सरनेम में ऐसे लिखते हैं तो एस ऐसा होती है? सेम रिलेशनशिप इशू तो ऑब्वियसली आएगा। सर आपने बोला कि अगर कुछ काम करते हैं, राइट, तो दैट मीन्स वी विल कंसिडर दिस एस एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, एस दैट इज दे आर टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब क्या होता है एक्चुअली, इन सब जगह पे ना गायनोकोलॉजिकल प्रॉब्लम इज वेरी कॉमन। ठीक है, एंड फीमेल में अगर आप देखोगे कि टोटल वर्ल्ड में जितना डाइवर्स केस है, 90% लोग इस तरीके से लिखता है। यस यस सर, आई हैव कंफर्म 3-4। ओके, सो ये क्या करता है हमारे बॉडी पे बहुत सारा का एक्स्ट्रा बैड हार्मोन क्रिएट करता है। ठीक है,
सिक्रेशन एक्स्ट्रा कर देता है, जो बहुत बुरा है, बिल्कुल अच्छा नहीं है। एंड गायनोकोलॉजिकल प्रॉब्लम तो बहुत ज़्यादा हो जाता है। सेरोटोनिन हार्मोन का इम्बैलेंस रह जाता है, तो हमेशा मूड स्विंग रहता ही है। एंड menstruational pain is very very common in that case. Okay. एंड ये हमारे लड़कियों को, स्पेशली लड़कियों को, फीमेल जेंडर को ऐसा मतलब ऐसे धक्का देता है उसके दिमाग को, तो उसको लगेगा कि आई एम राइट, उसको एंड आई एम आल्सो टेलिंग दैट ही इज शी इज एब्सोल्युटली राइट, कि उसको ऐसा लगेगा कि मुझे हमेशा एक दिमाग में ना एक कंपटीशन क्रिएट होगा, ठीक है। तो मैं, मेरे हस्बैंड अर्निंग कर रहा है तो मुझे भी अर्निंग करना ही है, जैसे भी हो, मुझे अपने इंडिपेंडेंट होना है, अपने पैरों पे खड़ा होना है, अंडरस्टूड। तो इसी जगह पे रिलेशनशिप इशू आते हैं। जो एक्सेप्ट कर सकता है दैट इज गुड, जो एक्सेप्ट नहीं करेगा वहां पे प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा, अंडरस्टूड। तो यहाँ पे कंपलसरी हो जाता है इन सब जगह पे, जो जिसको नौकरी नहीं मिलता है, ठीक है, कोशिश कर रहा है, नौकरी नहीं मिल रहा है, तो वो घर में बैठ नहीं सकता एक जगह पे, बहुत प्रॉब्लम होता है उसके दिमाग में कि मुझे सब कुछ हो रहा है लेकिन मेरे साथ कुछ नहीं हो रहा है, मैं कुछ करना चाहता हूँ, मैं कुछ बनना चाहता हूँ, मुझे बड़ा बनना है, ठीक है, दैट इज गुड, बट एक्स्ट्रा स्ट्रेस क्रिएट करेगा, दैट इज नॉट गुड एट ऑल। अगर मेल्स में है तो ये सर, मेल्स में भी होगा तो एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग एटीट्यूड बढ़ जाएगा, ठीक है, दैट इज नॉट गुड एट ऑल, वो भी क्रिएट करेगा, पैसिवली बहुत तरीका का प्रॉब्लम क्रिएट करता है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट, अब देखिए, हम लोग जो ये नेगेटिव इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं, ये ना कभी कभी हम लोगों को एक ऐसा फियर क्रिएट करता है, ये बेसिकली फियर सबसे ज्यादा क्रिएट करता है। एंड इसी फियर जितना बढ़ेगा हमारे दिमाग में, उतना क्या होगा, हमारा एंडिंग स्ट्रोक भी बढ़ जाएगा, ठीक है, एंडिंग स्ट्रोक बढ़ जाएगा। सपोज मैं इस तरीके से जो लिखता है, इतना बड़ा करके, स्ट्रेच करके, ठीक है, तो ये उसके इंटरनल लाइफ में, अनकॉन्शियस माइंड में फियर रहता है, इनसिक्योरिटी रहता है। कैरेक्टर जो भी हो, ये स्ट्रेचिंग करने का कैरेक्टर, जो ग्राफोलॉजिकल कैरेक्टर आप सब जानते हो, यू मैक्सिमम ऑल ग्राफोलॉजिस्ट, तो यू नो बेटर एवरीथिंग। सो लेकिन इसके पीछे मॉर्फोलॉजी क्या है, मॉर्फोलॉजी इज इनसिक्योरिटी एंड फियर, ठीक है, इनसिक्योरिटी एंड फियर, बहुत ज्यादा इनसिक्योर हो जाते हैं, इसीलिए वो स्ट्रेच करता है इस तरीके से, अंडरस्टूड। अच्छा, नेक्स्ट, जो इस तरीके से लिखता है, सपोज लोअर जोन ऐसे लिखता है, ट्रायंगल, इसमें भी स्ट्रेस, नेगेटिव बहुत नेगेटिव इंफॉर्मेशन है इसमें, नेगेटिव बहुत कुछ हो चुका है, स्ट्रेसफुल लाइफ, ठीक है, तो इरिलेवेंट बहुत इंफॉर्मेशन इसमें भी रहता है इसके ब्रेन में। एंड एक्स्ट्रा कुछ रॉन्ग एरिया में जाने चला जाते हैं, जैसे भी हो रॉन्ग पथ पकड़ लेता है, अच्छा नहीं है ये, बिल्कुल बिल्कुल अच्छा नहीं है। एंड स्ट्रेसफुल लाइफ, फुल लाइफ इज स्ट्रेस्ड, स्ट्रेसफुल सेक्सुअल लाइफ, स्ट्रेसफुल मटेरियल लाइफ, ओके। अच्छा, नेक्स्ट, ये इरेलीवेंट इंफॉर्मेशन की जो मैं बात कर रहा हूँ, एक और जगह पे बहुत इजीली आप नोटिस कर सकते हो, दैट इज, ये देखिए, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, जो सपोज लेटर टी इस तरीके से बहुत बड़ा करके टी बार देता है, ठीक है, इसके भी पीछे वो वाला पॉइंट, दैट इज फियर एंड इनसिक्योरिटी, इसका भी मॉर्फोलॉजी में आएगा, फियर एंड इनसिक्योरिटी, जस्ट लाइक दैट। मैं एक एग्जांपल देता हूं, आप सबको पता चल जाएगा। मैंने एक कार खरीदा, एंड वो कार मैं एवरी डे एक गैरेज में रख के दे देता हूँ, एवरीडे गैरेज में भेज देता हूँ, तो क्यों ऐसा करूंगा मैं, मुझे मेंटेनेंस पर ज्यादा मैं टाइम दे रहा हूँ, ठीक है, मुझे ऐसा डर लगेगा कि आज मैं कार लेके नहीं जाऊंगा, गैरेज में रहेगा तो अच्छा रहेगा कार, तो ऐसा क्यों, मेरे दिल में फियर, ऑब्वियसली फियर, इनसिक्योरिटी,
तो इसीलिए हर जगह पे इसका प्रॉब्लम क्रिएट होगा, जहां जहां पे ये रिलेशनशिप वाला चक्कर है, जहां जहां पे ये मेंटेनेंस एबिलिटी वाला चक्कर है, उन सब जगह पे ये फियर एंड इनसिक्योरिटी लगा ही रहेगा। एंड ये क्यों होता है? ओनली द पास्ट रिलेटेड irrelevant information and past negative information stored in our brain. Is it clear to all? Yes. If you have any question, any one of you, please ask me. It's a wonderful explanation and information. ओके अच्छा, अभी हम थोड़ा एक और कॉम्बिनेशन की बात करते हैं, ठीक है? थोड़ा जो ग्राफोलॉजिस्ट है उसको अच्छा लगेगा ये कॉम्बिनेशन, जो नया है उसको थोड़ा टफ हो सकता है, मैं कोशिश कर रहा हूँ ठीक करने के लिए। एक कॉम्बिनेशन, अगर आपके पास पेन पेपर है तो आप लिख सकते हो। सबसे पहले किसी का हैंडराइटिंग में देखिए, अगर किसी का स्मॉल साइज, हैंडराइटिंग का साइज बहुत ज्यादा स्मॉल है, स्मॉल साइज प्लस नैरो वर्ड स्पेस, नैरो वर्ड स्पेस मतलब दोनों वर्ड के बीच में स्पेस बहुत कम है, छोटा छोटा करके लिखता है एंड जगह कम छोड़ता है दोनों वर्ड के बीच में। नेक्स्ट, स्लंट इज वर्टिकल स्लंट, स्लंट दैट मीन्स वो इस तरीका से सीधा लिखता है, ठीक है? ऐसे नहीं लिखता है, ऐसे नहीं लिखता है, वो सीधा लिखता है हमेशा, या ऐसे नहीं लिखता है, ठीक है? तो इस तीनों का मिला के कैसा होगा कैरेक्टर, कोई बताइए इसका कॉम्बिनेशन? डोंट टेल मी द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ईच जगह पे, कॉम्बिनेशन करके आप बताइए, कोई बताइए। पेनफुल लाइफ, Painful life. लाइफ, पेनफुल लाइफ, यहाँ पे भी वो नेगेटिव इंफॉर्मेशन वो ही डिस्टर्ब क्रिएट कर रहा है, अंडरस्टूड? क्योंकि साइज स्मॉल है, द पर्सन इज इंट्रोवर्ट। लेकिन एक इंट्रोवर्ट आदमी, कैसे आप सोच सकते हो, इंट्रोवर्ट आदमी नैरो वर्ड स्पेस, दैट मींस दूसरों के ऊपर डिपेंड करके चलेगा अगर, तो कितना परेशानी होगा उसको। वो दिल की बात तो कह नहीं सकता, इंट्रोवर्ट है, ठीक है? दिल की बात तो कह नहीं सकता, इंट्रोवर्ट है, लेकिन मुझे चाहिए उसके साथ रहना, आई वॉन्ट फ्रेंड, बट मुझे नहीं मिल रहा है। एंड मैं अपने दिल की बात कैसे बताऊं, मेरा तो स्लांट है, सीधा सीधा वर्टिकल स्लांट है, तो आई एम कंफ्यूज, मैं दिल की बात कितना ज्यादा बताऊं या कम बताऊं, मैं वो बताऊं या ना बताऊं, बताना अच्छा रहेगा या ना अच्छा बुरा रहेगा, ठीक है? तो कितना पेनफुल होगा उसके लाइफ, हाई इरिटेशन, हाई मेंटल पेन, so confused emotional expression, understood all? अच्छा, थोड़ा और डीप एनालिसिस करते हैं, ठीक है? अच्छा, थोड़ा और डीप एनालिसिस करते हैं इसी मेंटल पेन का। सपोज लिख लीजिए किसी का डिस्कनेक्टेड लेटर, डिस्कनेक्टेड लेटर, किसी का डिस्कनेक्टेड लेटर मतलब कोई लेटर के साथ कनेक्शन नहीं देता है, सब लेटर में डिस्कनेक्शन है। नेक्स्ट, फॉरवर्ड स्लंट, फॉरवर्ड स्लंट जो स्लंट इस तरीका से देता है। सर बी और सी दोनों आएगा उसमें? ओवरऑल फॉरवर्ड होगा तो बी स्लंट ही मान लीजिए अभी, Okay. ठीक है? नेक्स्ट, स्मॉल साइज, स्मॉल साइज, इसके साथ नैरो लेफ्ट मार्जिन, नैरो लेफ्ट मार्जिन प्लस प्लस बेलून लोअर जोन, लोअर जोन बेलून दैट मीन्स वाई ऐसे लिखता है, जी ऐसे लिखता है, ठीक है? इस बेलून की जैसा बना रहा है, ठीक है? एंड इसके साथ नैरो वर्ड स्पेस, वर्ड स्पेस भी नैरो है, एंड राइट मार्जिन नैरो, दोनों वर्ड के बीच में ज्यादा गैप नहीं देता है, एंड राइट साइड में पेज से एकदम लास्ट तक एंड तक लाइन लिखता है, राइट मार्जिन नैरो, राइट मार्जिन नैरो। थोड़ा बड़ा कॉम्बिनेशन दिया, कोई कोशिश कीजिए प्लीज, इसका कैरेक्टर कैसा हो सकता है?
मैंने जो जो कहा उसमें से पॉजिटिव एंड नेगेटिव को अलग अलग कर लीजिए सबसे पहले। मतलब जो चीज इंट्रोवर्शन क्रिएट करेगा एंड जो चीज एक्सट्रोवर्शन क्रिएट करेगा उसको अलग अलग कर लीजिए। सबसे पहले देखिए डिस्कनेक्टेड लेटर, वो इंट्रोवर्शन क्रिएट करेगा, Yes. ठीक है, ठीक तरीके से कनेक्ट नहीं कर सकता वो बच्चा। उसका Small ये size. इस एग्जाम्पल के साथ ना इसके एक वीडियो की तरह बना लो इसका। एक बच्चा जो ठीक तरीके से दूसरों के साथ कनेक्ट नहीं कर सकता लेकिन दिल की बात बहुत अच्छी तरीके से बता सकता है क्योंकि स्लांट उसका फॉरवर्ड है, Okay. ठीक है, दिल की बात बता सकता है लेकिन कनेक्ट नहीं कर सकता। स्मॉल साइज इंट्रोवर्ट है, ठीक है, इंट्रोवर्ट है लेकिन दिल की बात बता सकता है। नेक्स्ट नैरो लेफ्ट मार्जिन। नैरो लेफ्ट मार्जिन मीन्स उसका पास्ट लाइफ में बहुत कुछ हो चुका है उसके साथ, पास्ट लाइफ में बहुत कुछ हो चुका है, ठीक है। एंड बेलून लोअर जोन, लोअर जोन अगर बेलून रहेगा तो डिजायर बहुत अच्छा रहेगा, बहुत कुछ चाहिए मुझे, बहुत कुछ बनना है, बहुत एक्सपेक्टेशन बहुत हाई होगा, ठीक है। कहाँ कहाँ पे उसके साथ फाइट होगा आप सोच सकते हो उसके माइंड में कितना फाइट हो सकता है। नैरो वर्ड स्पेस, मुझे फ्रेंड चाहिए, मैं अकेला नहीं रह सकता, I am dependent, so I need someone to always stay with me, बट मेरा तो स्मॉल साइज है, मुझे नहीं मिलेगा, जितना भी चाहूंगा नहीं मिलेगा। इनर डिजायर इतना बड़ा है लेकिन वो भी नहीं मिलेगा। इसके साथ राइट मार्जिन नैरो, दैट मीन्स मेरा करेज भी बहुत ज्यादा है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ लेकिन फिर भी मैं कुछ नहीं मिल रहा है मुझे, कितना फाइट तब होगा उसके दिमाग में। कैन यू इमेजिन, एक वीडियोग्राफी की तरह बना लीजिए आप सबको। Lot of frustration. यस, पूरी जीवन में बहुत कुछ हो रहेगा उसमें। Frustration. तो अगर जो ग्राफोलॉजिस्ट है उसको मैं कहूंगा थोड़ा बताइए कि इसको ग्राफोथेरेपी सबसे पहले क्या देना चाहिए। एनीवन प्लीज, क्या चेंज सबसे पहले आप करोगे उसका। बलून को चेंज करेंगे। ओके, फिर उसको लेफ्ट मार्जिन को थोड़ा जो स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड, ठीक है, सबसे पहले स्टैंडर्ड लेफ्ट मार्जिन करेंगे ओके, और बेलून को और परफेक्ट करेंगे। और कुछ नहीं चेंज करना है। So word spacing. हाँ, कनेक्टेड राइटिंग करवाएंगे। ओके, कनेक्टेड राइटिंग नहीं, वो डिसकनेक्टेड तो राइटिंग बहुत को डिफिकल्ट होता है सर, लेकिन नहीं नहीं, कुछ चीज होता है जो जेनेटिक होता है, अंडरस्टूड, वो नहीं चेंज करना है। मैं एक चीज बता देता हूँ यहाँ पे, सबसे इजी होगा कि आप दो चीज देखिए। एक होगा उसके लाइफ को सबसे पहले पास्ट जो प्रॉब्लम उसको हमेशा खा रहा है उसको, ठीक है, पास्ट लाइफ ट्रॉमा, उससे ट्रॉमा से उसको सबसे पहले निकालिए, ठीक है। उसका लेफ्ट मार्जिन स्टैंडर्ड कर दीजिए, नंबर 1। एंड नंबर 2, उसका जोन बैलेंसिंग कर दीजिए, बाकी सब छोड़ दीजिए, जो भी नेगेटिविटी है वो अचानक ठीक, वो खुद ठीक कर लेगा, बाकी सब छोड़ दीजिए। और कुछ नहीं चाहिए इसका ग्राफोथेरेपी, कुछ नहीं चाहिए, ओनली ये लेफ्ट मार्जिन ठीक कर दीजिए एंड जोन बैलेंसिंग कर दीजिए, अपर जोन, मिडिल जोन, लोअर जोन, और कुछ नहीं चाहिए। फुल लाइफ चेंज हो जाएगा, ओनली 2 महीने में इसका लाइफ चेंज हो जाएगा, गारंटेड। अंडरस्टूड ऑल। सो इसी तरीके से ग्राफोथेरेपी में बहुत कुछ नहीं चेंज करना होता है, छोटा छोटा करके चेंज करना होता है ताकि उसके लाइफ पर असर पड़े, छोटा छोटा करके। अंडरस्टूड ऑल। थैंक यू सर। अच्छा, तो अभी ये जो हम इंफॉर्मेशन की बात कर रहे थे, नेगेटिव इंफॉर्मेशन, पॉजिटिव इंफॉर्मेशन, इरेलीवेंट इंफॉर्मेशन, तो जो भी है इसको कि कैसे हम साइकोलॉजिकली कैसे हम ठीक कर सकते हैं उसके ऊपर थोड़ा ध्यान देते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोगों का आंखों को ठीक करना पड़ेगा। कैसे ठीक करना होता है आंखों को, दैट मीन्स हमारा फोकस ठीक करना पड़ेगा। दैट मीन्स सपोज मैं यूट्यूब में एक वीडियो देख रहा हूं, अचानक एक एड आ गया एंड वो एड 5 सेकंड बाद मुझे स्किप करना है, ठीक है, 5 सेकंड बाद स्किप करना है, तो मैं क्या करूंगा, उस एड को देखने लगूंगा। ऐसा ना करके एड को एक बार भी
आंखों में ना देके, जो स्किप करने का जगह है 5 4 3 2 1 ऐसे हो रहा है, बस उस जगह पे अपने आंखों को फोकस कीजिए, दूसरी जगह पे नहीं। सो आई साइट को फिक्स्ड करना होता है, सबसे पहले हमारे आंखों को फिक्स्ड करना होगा, दैट विल क्रिएट लॉट ऑफ हेल्प। अंडरस्टूड? हमारा कंसेंट्रेशन अच्छा रहेगा। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट, एक काम एक टाइम में करो, वन वर्क वन टाइम, वन वर्क वन टाइम, इससे बड़ा एडवाइस पूरी दुनिया में कुछ नहीं है। वन वर्क वन टाइम, एक टाइम में एक काम करोगे तो थोड़ा हम लोगों को ऐसा लगेगा मैं थोड़ा स्लो काम कर रहा हूँ, ठीक है, हम लोगों को ऐसा लग सकता है थोड़ा स्लो काम कर रहा हूँ, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आपको देख सकोगे आप कि आपने बहुत काम कर लिया। ठीक है, वन वर्क वन टाइम। अगर आप सपोज मान लीजिए कुछ खा रहे हो, तो वो कुछ पी रहे हो, एक वाटर पी रहे हो आप, जो पानी पी रहे हो, तो वो कैसे आपके गले में टच कर रहा है, वो टच करने के बाद कैसे आपके नीचे जा रहा है, धीरे धीरे फुल बॉडी में फैल रहा है वो पानी, उसको फील करो। एक काम एक टाइम में करो, बॉडी में कुछ भी हो, अपने सबसे पहले अपने बॉडी पर अपना फीलिंग्स क्रिएट करो हर जगह पे। सपोज मैं यहाँ पे इस पेन को टच कर रहा हूँ, टच करके कुछ लिख रहा हूँ, तो इस पेन को टच किया, तो इस टच मतलब मैंने अपने फिंगर से इस पेन को टच किया, तो इसका भी एक फीलिंग्स है ना। मैं अगर एक फायर में टच करूंगा तो मुझे यहाँ पे जलन होगा, तो ये जलन वाला टच मुझे महसूस हो सकता है, तो ये पेन पर टच करूंगा तो क्यों नहीं महसूस हो सकता मुझे, हम नोटिस क्यों नहीं करते हैं। तो हम लोगों को हर जगह पे बॉडी का फीलिंग्स के ऊपर ध्यान देना चाहिए। अंडरस्टूड? आप मुझसे बात कर रहे हो, आप देखोगे आपका पैर कहाँ पे है, अभी आपने नोटिस नहीं किया ऑब्वियसली, तो आपका पैर कहाँ पे है, आपका हाथ कहाँ पे है, आपका फिंगर कहाँ पे है, क्या क्या चीज टच कर रहा है, आपका ध्यान होना चाहिए कि मैं इस जगह पे मेरा फिंगर को टच कर रहा हूं मैं। अंडरस्टूड? तो ये इस तरीके से अपने लाइफ को अगर हम देखेंगे तो हम लोगों का कंसंट्रेशन लेवल बहुत हाई हो जाएगा। कोई भी बच्चे को सिखाओगे तो उसका एग्जाम में मार्क्स भी बहुत अच्छा आने लगेगा। दिस इज द अल्टीमेट वे। अंडरस्टूड ऑल? लाइफ ही ऐसा है कि पीपल वांट टू डू मल्टीटास्किंग, तो उसका क्या करें? वही तो प्रॉब्लम है। मल्टीटास्किंग जो करना है करने दीजिए, उसका इफेक्ट आपके पास वो आ जाएगा फिर से ठीक होने के लिए। आप वन काम वन टाइम करो। एक्चुअली हम लोगों को तीन चीज देखना है, तीन जगह। एक शॉर्टकट फॉर्मूला मैं दे देता हूँ आप सबको। इस प्रॉब्लम से निकलने का तीन फॉर्मूला है। एक है डोंट स्टॉप, डोंट स्टॉप योर आइडिया। कोई भी आइडिया आपके दिमाग में आता है, डोंट स्टॉप एनी आइडिया इन योर ब्रेन। ठीक है, कोई भी आइडिया आता है तो आने दीजिए। ठीक है, इवन ड्यूरिंग द एग्जाम ऑल्सो, ड्यूरिंग द एग्जाम, मैं एग्जाम दे रहा हूं तो मेरा मन कहीं और जगह पे चला गया, दैट मीन्स कोई थॉट आ रहा है, तो उसको आने दीजिए। ठीक है, डोंट स्टॉप। सेकेंड फॉर्मूला इज डोंट जज, डोंट जज दिस इज गुड और दिस इज बैड। हम लोगों के में ना, हम लोगों में बहुत तरीका का बैड आइडिया आता है, बहुत बुरा ख्याल भी हम करते रहते हैं, लेकिन जज नहीं करना है कि ये बुरा है एंड ये अच्छा है। जज करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो हम स्टॉप करने की कोशिश करेंगे ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो स्टॉप तो हमें नहीं करना है। ठीक है, स्टॉप नहीं करना है, जज नहीं करना है। एंड लास्ट, डोंट फाइट, फाइट भी नहीं करना है। ठीक है, आपके पास अगर मैं, हाँ यस मैम, लेट इट गो विद द फ्लो, लेट इट गो विद द फ्लो, एग्जैक्टली। अगर अगर आपके पास मैं एक बहुत बड़ा तलवार दे दिया एंड आपको एक अंधेरे कमरे में रख दिया, आप अंधेरा से कैसे तलवार से फाइट करोगे, फाइट करोगे क्या? तो हमें कुछ भी, कोई भी नेगेटिविटी के साथ फाइट नहीं करना है, बस अपने विंडो को खोलना है, ऑटोमेटिकली सनलाइट आ जाएगा, तो अंधेरा भाग जाएगा। तो हमें क्या करना है, बस एक ही फॉर्मूला, दैट इज इग्नोर। कोई भी नेगेटिव थॉट को बस इग्नोर ही करना है, कोई भी नेगेटिव चीज को बस इग्नोर करना है। कोई भी थॉट को, ये वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, सब कुछ इग्नोर कर दो। तो आप देखना आपके माइंड एक काम में लग जाएगा, आप जो काम कर रहे हो वहां पे हो आ जाएगा। अंडरस्टूड?
तो अभी देखिए, ये जो मैं बोल रहा हूँ ये बहुत इजी है, लेकिन अभी जब आप करने जाओगे तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। ऐसा क्यों? हम लोगों का ये माइंड जो है, इट्स लाइक ए मशीनरी, ठीक है? ये कुछ ना कुछ सोचता ही रहता है, ये थिंकिंग मशीन, ठीक है? तो क्या करना है, जब इस माइंड को तो कुछ काम तो देना पड़ेगा, नहीं तो ये सोचेगा ना। तो अगर मैं काम करने की कोशिश करूंगा, सबसे पहला काम होगा, आप जो काम कर रहे हो उस टाइम पे, वहां पे तो दिल नहीं लग रहा है, अपने सांसों के ऊपर काम करो, सांसों को फील करो, कैसे आप ले रहे हो अपने सांस एंड कैसे रिलैक्स्ड होके छोड़ रहे हो। ऑटोमेटिकली देखना आप सबका मन एक जगह पे शांत होके बैठ जाएगा। कोई भी बच्चे को ये सिखा दो, वो बहुत बढ़िया मार्क्स ले पाएगा एग्जाम में, एंड लाइफ चेंज हो जाएगा। कोई भी बच्चा खराब नहीं होगा इस तरीका से सोचेगा तो। अंडरस्टूड ऑल? तो ये ब्रीदिंग पैटर्न के ऊपर ध्यान दीजिए, एंड सोने का आदत बहुत ज्यादा डालिए, क्योंकि स्लीप बहुत कम होते जा रहे हैं हम लोगों में। इनफ स्लीप, वी शुड नीड इनफ स्लीप। अगर आप 18th सेंचुरी टू 19th सेंचुरी में देखोगे तो आप सबको दिखाई देगा कि मिनिमम 9 आवर्स सोते थे सब लोग एवरेज में, ठीक है? मिनिमम 9 आवर्स सोते थे। एंड अभी 1970 में एक रिसर्च आया, वहां पे देखा कि 9 आवर्स से कम होके 7.5 आवर्स हो गया, ठीक है? एंड उसी को हम एक्सेप्ट करके डॉक्टर भी बोलना शुरू कर दिया कि दैट इज ओके, मिनिमम 7 आवर्स टू 8 आवर्स दैट इज ओके, ठीक है? क्योंकि हमने एक्सेप्ट कर लिया हमारे लाइफ में। एंड अभी प्रेजेंट लाइफ में वो 7 आवर्स से भी कम हो गया। एक रिसर्च रिसेंटली निकला है, 4 लाख के ऊपर एक रिसर्च आया था, जहाँ पे 7 आवर्स से नीचे आ गया उसका स्लीपिंग पैटर्न, ठीक है? दैट इज नॉट गुड एट ऑल, ठीक है? स्लीप अगर कम होगा तो इरिटेशन बढ़ जाएगा, स्ट्रेस हार्मोन बढ़ जाएगा, लेथर्जिकनेस बढ़ जाएगा, ठीक है? काम करने का इच्छा रहेगा लेकिन काम नहीं कर पाएंगे, वी विल बी गेटिंग टायर्ड सून, ठीक है? हाई इरिटेशन, स्टमक अपसेट भी होना शुरू हो जाएगा, ठीक है? स्टमक अपसेट रहेगा तो काम नहीं कर पाएंगे हम कोई। इज इट क्लियर टू ऑल? नेक्स्ट, हाँ, नेक्स्ट हम देखेंगे, कोई कोशिश करेंगे कि दिन में एटलीस्ट एक बार हो कुछ टाइम के लिए सनलाइट में रहने के लिए, ठीक है? सनलाइट हम लोगों को एक्चुअली मेंटल कॉग्निटिव एबिलिटी जो होता है, कॉग्निटिव एबिलिटी बूस्ट कर देता है सनलाइट, ठीक है? तो हमारे बॉडी में हैप्पी हार्मोन क्रिएट करता है, सेरोटोनिन हार्मोन, और जो मूड स्विंग के लिए डिस्टर्ब करता है, सेरोटोनिन हार्मोन इज वेरी गुड। जो इम्बैलेंस्ड हो जाता है तो मूड स्विंग हो जाते हैं हम लोगों का, तो सनलाइट से भी वो भी ठीक हो सकता है। अंडरस्टूड ऑल? अच्छा, लास्ट हम देखेंगे कि हैंडराइटिंग, कुछ थेरापी हम देखने की कोशिश करेंगे, हैंडराइटिंग का कुछ रेक्टिफिकेशन जो ये प्रॉब्लम को घटा सकता है। लास्ट देख लीजिए। अच्छा, सबसे पहले इस प्रॉब्लम से बचने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि एक काम, वन वर्क वन टाइम, तो हमारा फोकस बढ़ाना चाहिए। सबसे पहले फोकस बढ़ाना चाहिए एंड कंसंट्रेशन बढ़ाना चाहिए। तो कंसंट्रेशन एंड फोकस बिल्डिंग का जो थेरापी होता है, जस्ट लाइक ऐसे थेरापी आप कर सकते हो, 5 आई डॉट वाला थेरापी, ठीक है? कोई भी बच्चों को भी करवा सकते हो, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। दिस इज वेरी गुड थेरापी। 16 लाइन, मिनिमम 16 लाइन करके आप करवा सकते हो किसी को भी। एंड ये आई डॉट बहुत अच्छी तरीके से आई के ऊपर आना चाहिए, ठीक है? मिनिमम 16 लाइन एवरी डे। नेक्स्ट, नंबर 2, फोकस थेरापी कर सकते हो। ऐसे ये भी 16 लाइन करके आप सब लोग कर सकते हो एवरी डे। 1 महीने से ज्यादा नहीं करना चाहिए। अगर ज्यादा चाहिए तो वो आप कोई ग्राफोलॉजिस्ट के साथ कांटेक्ट करके आप उसके गाइडेंस में कर सकते हो, ठीक है? तो ये दोनों फोकस थेरापी इज वेरी गुड, कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होगा इसका, तो हम सब कर सकते हैं। एंड हैंड राइटिंग से कुछ चीज हमें कैंसिल करना होगा,
दैट इज कोई भी स्टार्टिंग स्ट्रोक जो मैंने कहा, कोई भी एंडिंग स्ट्रोक जो मैंने कहा, एंड नेक्स्ट वर्ड स्पेस, दोनों वर्ड के बीच में जो गैप होता है उसको एक स्टैंडर्ड करना पड़ेगा, ठीक है, स्टैंडर्ड, बहुत बड़ा नहीं, बहुत छोटा नहीं, ठीक है, वर्ड स्पेस स्टैंडर्ड करना पड़ेगा, एंड लेफ्ट मार्जिन को भी स्टैंडर्ड करना पड़ेगा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, लेफ्ट मार्जिन को स्टैंडर्ड करना पड़ेगा, अंडरस्टूड। अच्छा, नेक्स्ट अपर जोन को इस तरीके से बैलून नहीं होना चाहिए, अपर जोन नॉर्मल होना चाहिए, ठीक है, एंड लेटर डी में ऐसे लूप नहीं होना चाहिए, एंड लेटर टी में भी ऐसे लूप नहीं होना चाहिए, ठीक है, लेटर डी एंड टी। अच्छा, नेक्स्ट अगर कोई कर सकता है जिसको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, वो ये थेरापी कर सकता है, ये जेड थेरापी, ये इमोशनल पेन को घटा सकता है, बहुत बढ़िया है, इसका कोई नेगेटिव साइड इफेक्ट नहीं होता है। ये एवरीडे मिनिमम 20 to 25 टाइम्स आप सब लोग कर सकते हो, छोटा छोटा करके एक जगह पे। ठीक है, अच्छा, लास्ट एक और थेरापी मैं कहूंगा, ये भी बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बच्चा बहुत ज्यादा एडिक्टेड हो चुका है इन सब प्रॉब्लम की वजह से, ये सब नेगेटिव प्रॉब्लम, जिसको बहुत सारा प्रॉब्लम है, छोटे से उम्र से बहुत कुछ देख के बड़ा हो चुका है, जिसके दिमाग में भर चुका है नेगेटिव इंफॉर्मेशन, इरेलीवेंट थिंग्स, एंड वो डिस्टर्ब क्रिएट कर रहा है, तो ये एवरीडे कर सकता है। ये करने में टाइम ज्यादा नहीं लगेगा, ओनली 3 to 4 मिनट लगेगा हाफ पेज कंप्लीट करने में, ठीक है, ये आपके ब्रेन को बूस्ट कर देगा, दिस इज वेरी गुड। इजीली कोई प्रॉब्लम आपको छू नहीं पाएगा, ठीक है, कोई भी नेगेटिव इंफॉर्मेशन आपको डिस्टर्ब नहीं कर पाएगा, ठीक है, मिनिमम 1 मंथ करना पड़ेगा। Is it clear to all? Okay. बस। I have a question. Yes ma'am, please. सर, जब डबल टी आता है, जैसे मैटर, ऐसे कोई शब्द में, तो जो कोई बंदा एक ही स्ट्रोक में 2 टी को काटते हैं तो हम बोलते हैं मल्टीटास्किंग पर्सन, 2 काम एक साथ में करते हैं, बोलो। हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, वो तो उस टाइम के लिए जरूरत है, ये तो टाइम का रिक्वायरमेंट है, ठीक है, तो उसको हम चेंज नहीं करवाएंगे, नहीं करना चाहिए। जैसे अगर हम एग्जाम देने जाते हैं तो एग्जाम में बहुत कुछ करना पड़ता है, ठीक है, कभी कभी दूसरों का देखना भी पड़ता है एग्जाम में, तो दैट वो टाइम का रिक्वायरमेंट है, सिचुएशन का डिमांड है वो, तो बिकॉज आई ओनली डू इट, दैट्स व्हाई आई आस्क्ड। यस, एनी मोर क्वेश्चन प्लीज ask me, any one of you, any question? I hope you all understood our today's webinar. So much, God bless you. Anything more, please ask me if you have any question. So very well explained, no doubts. Thank you all. So anyway, next day मिलते हैं, ठीक है? Thank you, sir. Yes. Thank you so much, sir. Thank you. Thank you so much. God bless you. Okay. Bye bye. Good Thank night you, all. sir. Nice session. Thank you, sir. Night. Thank you.